कल के दिन दो तहलका खेज खबरें थी और इन दोनों खबरों ने पाकिस्तान के पस मंजर को हिला के रख दिया। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दूसरे बेंच के टूटने की थी और उसके बाद तीसरा बेंच बना और तीसरे बेंच ने साथ ही प्रोसीडिंग शुरू कर दी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा सवाल उठे कि इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके रहेंगे। और उसके बाद DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 1.5 घंटे की और उसने भी तहलका मचा दिया। तो ये दोनों इश्यूज हमारे आज के वीलॉग का इशू होंगे और हम आपको बताएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा गया और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करना चाहते हैं। कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहलका मचा दिया और उसमें 3 नुक्ते सामने आए जो मैं अब आज के वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला नुक्ता तो ये था कि फ़ौज ने पहली मरतबा ये बताया कि हमने जो 9 मई और 10 मई के वाक़यात थे उस पर खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया था। फ़ौज के अंदर से बहुत सारे लोगों को निकाला गया। पहला जो इंकशाफ था ये था कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत ये 2 और यानी 3 इंतहाई सीनियर जो ओहदेदार हैं उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अब ये जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये मेरा ख्याल ये है कि शायद लाहौर के कोर कमांडर हों, क्योंकि इन्होंने उस दिन बेहतर तरीके से मामलात को मैनेज नहीं किया था। फिर ये भी बताया गया कि 15 इसके अलावा ऑफिसर्स हैं कि जिनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 3 मेजर जनरल हैं और 7 ब्रिगेडियर्स हैं। और ये ज़ाहिर है ब्रिगेडियर्स और मेजर जनरल बहुत आला ओहदेदार होते हैं और इनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई हो रही है। फिर ये भी बताया गया कि एक साबिक आर्मी चीफ जो है उनकी नवासी, जैसे मेरा ख्याल है खतीजा शाह की बात की जा रही है कि जनरल आसिफ नवाज साहब की वो नवासी हैं, वो भी गिरफ्तार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। फिर यह भी बताया गया कि एक और साबिक आर्मी चीफ के दामाद भी गिरफ्तार हैं। फिर यह भी बताया गया कि एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जो 3 स्टार होते हैं उनकी बेगम जो है वो भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो ये बताने का ये कोशिश की गई इसमें कि हमने ना अपने दामाद को छोड़ा, ना हमने अपनी किसी बेगम को छोड़ा, ना हमने अपनी फ़ौज के अंदर अपनी फैमिली के किसी ऐसे साहब को, किसी ऐसी खातून को या किसी ऐसे शख्स को स्पेयर किया कि जो 9 मई और 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। और इससे एक मैसेज ये देने की कोशिश की गई कि अदलिया को भी ये समझना चाहिए कि आप अगर अपने दामादों को बचाएंगे, आप अगर अपनी बेगमात की हिफाजत करेंगे, अगर आप अपनी सास के लिए अदालत को इस्तेमाल करेंगे और आप अगर अपनी भांजियों और भतीजियों और भतीजों के लिए कोशिश करेंगे तो फिर ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो इस अगर मैसेज को रीड किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन तमाम जजेस को, फिर उनमें जो चंद पिटिशनर्स हैं उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हमने अपने घर के बच्चों को या अपनी फैमिली को स्पेयर नहीं किया तो आप अगर अपनी भांजियों के लिए कानून के अंदर अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अगर अपने भांजों के लिए ये करना चाहते हैं, आप अगर अपनी बेगमात के लिए करना चाहते हैं, आप अगर अपनी सास के लिए करना चाहते हैं और आप अगर अपने दामाद और अपनी बेटियों के लिए करना चाहते हैं तो इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक जो मैसेज DGISPR की तरफ से है वो ये है और ये मैसेज बड़ा क्लियर है। दूसरा मैसेज खुद एहतसाबी है। फ़ौजी तर्जमान का ये कहना था कि हमने फ़ौज के अंदर एहतसाब का पूरा प्रोसेस किया। हम में से अगर कोई शख्स इस मामले में या इस वाक़े में मुलव्वस था तो हमने उसको गिरफ़्तार भी किया है, उसे फ़ारिग भी किया है और उसको अब सज़ा भी दे रहे हैं और उसका बाकायदा कोर्ट मार्शल भी हो रहा है। और इससे एक मैसेज ये दिया गया कि अगर हम खुद एहतसाबी कर सकते हैं तो आपको भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। और ये किसको मैसेज दिया गया? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि वहाँ पे खुद एहतसाबी का अमल जारी नहीं है, वहाँ पे इस तरफ अदलिया तवज्जो नहीं दे रही। उसमें आप देख लीजिए, आप बहुत सारी आपने फ़ोन कॉल सुनी होंगी और कुछ फ़ोन कॉल्स और हैं जो अगर ये मामला सेटल ना हुए तो अनकरीब वो रिलीज़ होंगे और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी खौफनाक है। उसमें भी पता चलेगा कि किसकी बेगम ने किसको फ़ोन किया था, किसकी बेगम किसकी कज़न है और मोअज़्ज़ज़ जज हज़रात उनके किस किस फैमिली के साथ फैमिली टर्म्स है और वहाँ पे क्या गुफ्तगू होती रही। और फिर वीडियोज़ भी हैं, कुछ एविडेंस कि उनमें कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई और किस तरह ये 9 मई का और 10 मई का वाक़यात जो हैं उनको मैनेज किया गया। फिर किस तरह एक नक्शा बनाया गया कि किसने कहाँ जाना है, किसने किस वक्त क्या करना है, कहाँ आग लगाई जाएगी, कहाँ चीज़ को तोड़ा जाएगा, किस तरह तस्वीरें बनाई जाएंगी और फिर उन फुटेजेस को किस किस प्लेटफॉर्म से रिलीज़ किया जाएगा, कहाँ से बूस्ट दिया जाएगा, कहाँ से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाएगा। और जब गिरफ्तारियाँ होंगी तो
कौन सा जज किसकी जमानत लेगा, वो किस अदालत में जाएगा, कौन सा बेंच बनेगा और उस बेंच में किसकी सुनवाई होगी और किसको रिलीफ दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी तस्वीरें, ये सारी ऑडियोज़, ये सारी वीडियोज़ और वो सारे नक्शे अब ज़ाहिर मौजूद हैं और उसके अंदर पूरी जो प्लानिंग है वो, और ये जो प्लानिंग है ये व्हाट्सएप ग्रुपों से निकली है, ये सोशल मीडिया से निकली है और ये उन लोगों ने बताई है जो इस वक्त हिरासत में है और उन्होंने बाकायदा एविडेंस दिए हैं कि किस वक्त क्या कहा गया था और उसमें चेयरमैन पीटीआई की बाकायदा ऑडियोज़ भी मौजूद है। और फिर इसके अलावा जो एक टीम बनी थी 6 रुकनी टीम जिसने ये सब कुछ किया था, उनके ऑडियो मैसेजेस भी हैं और बाकायदा डेट, टाइम और सब चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो अब वो रिलीज़ की जाएगी और फिर उसके बाद बताया जाएगा कि जनाब अगर हम खुद एहतसाबी के अमल से गुजर सकते हैं तो आप खुद एहतसाबी के अमल से क्यों नहीं गुजरते, क्यों आप अपने आप को मुकद्दस गाय समझते हैं और ऐसी मुकद्दस गाय समझते हैं कि जो किसी को भी सींग मार सकती है और कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा मैसेज था वो ये था कि अगर हम खुद एहतसाब कर सकते हैं तो आप अपना एहतसाब क्यों नहीं कर सकते। और इसका जो तीसरा मैसेज है वो ये है कि फ़ौज अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फ़ौज ने यह फैसला कर लिया है कि इस मामले में किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी और अगर माफ़ी खतीजा शाह को नहीं मिली, अगर माफ़ी कोर कमांडर लाहौर को नहीं मिली और अगर माफ़ी कोर कमांडर लाहौर की बेगम को नहीं मिली और अगर माफ़ी एक साबिक आर्मी चीफ के दामाद को नहीं मिली और अगर माफ़ी एक और जो 3 स्टार जनरल है रिटायर उनकी बेगम को नहीं मिली और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस सारे मामले में मुलव्वस थे, या वो मेजर हजरात या वो कर्नल हजरात या वो ब्रिगेडियर हजरात और वो 3 मेजर जनरल हजरात जो इस मामले को स्मार्टली कंट्रोल कर सकते थे लेकिन उन्हें नेग्लिजेंस थी, वो बर वक्त उन्होंने फैसला नहीं किया। तो अगर हम उनको माफ़ नहीं कर सकते तो आप लोगों को क्यों माफ़ करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये मैसेज क्लियर है, इस मैसेज को अब रीड करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो चौथा मैसेज है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये है कि इमरान खान साहब को स्पेयर नहीं किया जाएगा और ये साफ कहा जा रहा है कि अगर हम अपने लोगों को माफ़ नहीं कर रहे, उनको नहीं छोड़ रहे, तो इमरान खान साहब जो इस सारे प्लान के म्यूजिशियन थे, इस सारे प्लान के बानी थे, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया था, जिन्होंने 1.5 साल मुसलसल प्रोपेगेंडा किया था, उनको कैसे स्पेयर किया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के लिए अगर किसी जगह पे ये गुंजाइश मौजूद थी तो आज से वो गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब इमरान खान साहब को इस ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान गिरफ़्तार किया जाता है या इसके बाद किया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के लिए अब माफ़ी का चैप्टर क्लोज़ है और इस पर फ़ौज ने अपनी एक क्लियर लाइन दे दी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये याद रखें कि ये तीसरी गुफ्तगू है इस टाइप की। सबसे पहले एक कोर कमांडर्स की एक स्पेशल मीटिंग हुई थी और उसका इलामिया आया था जिसमें ये फैसला किया गया था कि अब किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। फिर फार्मेशन कमांडर की मीटिंग हुई और उसका इलामिया आया, उसके अंदर भी ये फैसला हुआ कि अब मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फैसले होंगे और इस मामले में कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। और अब ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर सब कुछ बयान किया गया, ज़्यादा डिटेल के साथ बयान किया गया। तो अब मेरा ख्याल है अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। अब इमरान खान साहब और गवर्नमेंट की बारी है और अब देखते हैं कि इनका क्या बनता है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो 9 रुकनी बेंच था, फिर 7 रुकनी बेंच था, 6 रुकनी बेंच था, उसके लिए भी क्लियर मैसेज है कि अब किसी जगह पे कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल जब हेयरिंग स्टार्ट हुई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने मंसूर अली शाह साहब पे एतराज़ किया कि ये क्योंकि जवाद ख्वाजा साहब जो पटिशनर हैं उनके रिश्तेदार हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल के साथ मुझे इसका नहीं पता। कहा यह जाता है कि जवाद ख्वाजा साहब की जो भतीजी हैं वो मंसूर अली शाह साहब के घर में है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन ये आम तौर पर यह कहा जाता है। लेकिन ये एक चीज़ तय है कि दोनों रिश्तेदार हैं। और ये एक ख़बर भी पिछले दिनों गर्दिश कर रही थी कि जब 9 मई और 10 मई का वाक़या हुआ था तो जवाद ख्वाजा साहब के 2 भतीजे भी गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन शायद उनकी ज़मानत हो चुकी है। और 2 भांजियों के बारे में भी ये इतला दी जा रही है कि वो उनकी वीडियोज़ और वो भी सर्कुलेट कर रही हैं कि 6 ख़वातीन जो इनका ताल्लुक़ जवाद ख्वाजा साहब के घर के साथ है। ये बात दुरुस्त है या नहीं है, मैं सरदस्त क्लैरिटी के साथ ये कह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया की खबर है, अल्लाह बेहतर जानता है ये बात ठीक है या गलत है। लेकिन कल जब जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से पहली मरतबा एक वजाहत आई और उन्होंने ये कहा कि ये मेरी पहली और आखिरी वजाहत है, और उसमें उन्होंने एक आयत का हवाला भी दिया और उसमें उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने ये पटिशन की। और लेकिन उसमें उन्होंने किसी जगह ना अपने भतीजे का जिक्र किया ना अपनी भतीजी का जिक्र किया और इस मामले को गोल कर गए। तो इससे यूँ महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है
कि जिसके बारे में जवाद ख्वाजा साहब ने वजाहत नहीं की। अगर ये खबर गलत होती तो जवाद ख्वाजा साहब को चाहिए था कि वो इसकी क्लैरिफिकेशन भी दे देते कि मेरी फैमिली का कोई शख्स इस सारे मामले में मुलव्वस नहीं है और मेरी फैमिली को बिला वजह मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब वजाहत में जवाद ख्वाजा साहब ने इस इशू को टच नहीं किया तो फिर ये चीज़ साबित होती है कि वाकई कहीं ना कहीं कोई ना कोई मशकूक मामला है। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं और इस दौरान कल जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज़ किया कि उनके रिश्तेदार हैं, तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुद बेंच से उठ के चले गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ना जाएं और उन्होंने बाकायदा अटॉर्नी जनरल को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप कैसे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं और अगर आपने इल्ज़ाम लगाना तो पहले लगाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल खुद मंसूर अली शाह साहब वहाँ से उठे और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। और फिर कल रात को इन्होंने एक नोट जारी किया अपनी तरफ से और उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कुछ एतराज़ात किए और उससे यूँ महसूस होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले में अब खासे कमज़ोर हो चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि दरख्वास्त गुजार अपने ज़ाती मफाद में नहीं बल्कि मफाद आमा में अदालत आया, यानी कि ये बात करें जवाद ख्वाजा साहब की, और यूँ मेरी उससे रिश्तेदारी से कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं दे सकती थी। यानी जवाद ख्वाजा साहब के बारे में कह रहे हैं कि उनको कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं हो सकता था, मगर फिर भी सिर्फ इंसाफ ही नहीं बल्कि इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। और यहाँ पे वो मेरा ख्याल ये है कि अगर इसे पढ़ा जाए तो अंडर दी लाइन यही कहा जा सकता है कि अगर सिर्फ मेरे ऊपर एतराज़ किया जाता है और मैं उठ जाता हूँ तो जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब इस सारे मामले से क्यों नहीं उठ रहे, और उन्हें चाहिए कि वो भी मेरी जो मिसाल है उसको कैरी करें और वो भी उठ जाएं, क्योंकि इनकी सास की एक ऑडियो कॉल का भी इशू है और ये ख़ुद भी इस सारे मामले से अलग हो सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदालत को ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए, फ़ैसले कमज़ोर नहीं होने चाहिए। गोया वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के ऊपर कि ये कमज़ोर फ़ैसले करते हैं और इन्हें चाहिए कि ये तगड़े फ़ैसले करें, और मुझे ये जो फ़ैसला है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी अब ज़ाहिर है उमर अताब बंदियाल साहब का साथ छोड़ गए हैं और वो साइड पे हो गए हैं, तो ये एक बड़ा अलमिया है। और अब अगर आज भी कोई एक जज इस बेंच से उठ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे ये काबिल कबूल नहीं है ये प्रोसीडिंग, तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होगी। फिर मेरा ख्याल है जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब फिर 5 रुकनी बेंच बनाएंगे, और अगर वो 5 रुकनी बेंच बनाएंगे तो ज़ाहिर है ये बेंच अपनी जो सेंटिटी है वो खो चुका होगा। अब अगर ये फ़ैसला हो भी जाता है तो वो फ़ैसला बड़ा कमज़ोर होगा। अब यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि कल जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में ये कहा कि हमारे पास कुछ स्टिक नहीं है और ना हम स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम जो छड़ी वाले हैं उनको ये बता रहे हैं कि इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह मामलात नहीं चल सकते। अब वो उन्होंने एक हिंट तो दिया छड़ी वालों को, लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जनरल बाजवा साहब से रब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप हुकूमत पाकिस्तान से कहें कि वो हमें 3 जजेस जो हैं हमारी मर्ज़ी के दे दें, और फिर जनरल बाजवा साहब हुकूमत से कहें और हुकूमत अपने वज़ीर कानून से कहे और फिर वज़ीर कानून जो है जनरल बाजवा साहब के दबाव में आके 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब की मर्ज़ी के दे दें, तो फिर उससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि मामलात फिर कहाँ चलते हैं। और फिर आप जब ख़ुद अपने अखलाकी मयार से नीचे आ जाएँ और आप जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए भी आप स्टैब्लिशमेंट की मदद लेने पर मजबूर हो जाएं और आप मदद लें, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है छड़ी आपके हाथ में हो या उनके हाथ में हो, उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुके होते हैं, और ये वो एविडेंस है, ये वो दलील है और ये वो इंफॉर्मेशन है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को मालूम है। और अगर पूरे पाकिस्तान को मालूम ना भी हो तो पाकिस्तान का हर वकील इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो जब आप वहाँ पे कंप्रोमाइज़ हुए हों तो फिर उसके बाद ज़ाहिर बाकी चीज़ें कहाँ फिर आप सेटल करेंगे, फिर आप दूसरे लोगों को अखलाकियात का दर्स कहाँ देंगे। तो मुझे महसूस ये होता है कि शायद आज फिर बेंच टूट जाए, और उसके बाद भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको कैरी करना चाहते हैं तो फिर ये साबित हो जाएगा कि वो हर सूरत अपने कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं, और फिर वो जो लाहौरी फिनामिना है और एचिसन फिनामिना है वो फिर साबित हो जाएगा कि वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो आज का दिन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि कल का दिन ISPR का दिन था, कल अफवाज पाकिस्तान की तर्जुमानी का दिन था, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दिन है। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर देंगे, और अगर इन्होंने कुछ रिएक्शन दिया तो उससे ये आग भड़केगी, ये आग इससे कम नहीं होगी।